कल से 2 दिन के 4 दक्षिण राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी। कल कर्नाटक और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु में गांधी ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। G17 में 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर होंगे विशेष सत्र। औपचारिक तौर पर इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता लेगा भारत। बाली में भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। हिमाचल में थमा प्रचार का शोर। आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका वाड्रा, सचिन पायलट ने मांगे वोट। शनिवार को मतदाता करेंगे 68 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। गुजरात में चढ़ने लगा सियासी पारा। बीजेपी ने जारी की अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलूटिया से लड़ेंगे चुनाव। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ तो हार्दिक पटेल को विरमगाम सीट से टिकट। दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के दौरे पर दक्षिण भारत जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर होंगे और शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होंगे। इस दौरान पीएम इन राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आइए देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री के दौरे के अहम बिंदु। शुक्रवार को दक्षिण के 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे तो तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सुबह विधान सौध बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनक दास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु के KSR यानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन होगी। इसमें देखिए जो फीचर्स हैं सब इंडिजिनस हैं। ये वाई फ्रेम बोगी है, इसमें एयर स्प्रिंग है और ये जो बड़ा सा डैम्पर आप देख रहे हैं ये इसको यॉ डैम्पर कहते हैं। ये जो वर्टिकल है ये वर्टिकल डैम्पर है, ये यॉ डैम्पर है। ये इस गाड़ी को एक तरह से आप कह सकते हैं क्षमता देता है हायर स्पीड्स पे चलाने की, क्योंकि अगर हंटिंग की प्रवृत्ति होती है तो ये उसको डैम्पन करता है। ये चेन्नई के औद्योगिक केंद्र और बेंगलुरु के टेक एंड स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। वंदे मातरम इज वेरी गुड कांसेप्ट। Now we are going to Madhya Pradesh. It's take 2 days. We are traveling in 2 days train means very big loss for us. We need to take leave in office. This economy also loss. 2 days is waste of time. If Vande Mataram come to everywhere, we are going to reach early. जो रेलवे कनेक्टिविटी जो चल रही है अभी बढ़ रही है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ रहे हैं, सब जगह अभी रेलवे कनेक्टिविटी मिल रही है, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार हूँ। प्रधानमंत्री भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य है जिसमें कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर कर्नाटक से तीर्थयात्रियों को काशी भेजने के लिए काम कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए आरामदायक प्रवास और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। यह टर्मिनल इस हवाई अड्डे की यात्री क्षमता को लगभग 2.5 करोड़ की मौजूदा क्षमता से दोगुना करके 5 से 6 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष कर देगा। टर्मिनल 2 को बेंगलुरु की गार्डन सिटी के प्रति एक ट्रिब्यूट के तौर पर डिजाइन किया गया है और इसके यात्री अनुभव को बगीचे में टहलने जैसा बनाने का उद्देश्य है। यहाँ 10,000 से अधिक वर्ग मीटर की हरी दीवारों, हैंगिंग गार्डन और बाहरी उद्यानों में से गुजरेंगे। टर्मिनल 2 दुनिया का ऐसा बड़ा टर्मिनल होगा जिसका परिचालन शुरू होने से पहले ही उसे यूएस GBC यानी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्व प्रमाणित प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हो गई है।
नवरस की थीम टर्मिनल 2 के लिए कमीशन की गई सारी कलाकृतियों को साथ लाती है। ये कलाकृतियां कर्नाटक की विरासत और संस्कृति के साथ साथ व्यापक भारतीय लोकाचार को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाई जा रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले राम वी सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा को बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। पीएम बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक को आते हैं तो हम सबको इंस्पायर करते हैं और उनका एजेंडा है डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, लोगों को सुविधा हो जाए, बिजनेस को बढ़ावा मिले, इकोनॉमी ग्रो हो, इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट मिले, यही उनका जो सबसे बड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तमिलनाडु, जहां वो डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 2019-20 बैच के 2300 से अधिक छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संस्थान के छात्र उत्साह से लबरेज है। I am very proud to welcome our Honorable Prime Minister Narendra Modi as a Santi Sainik. So we are welcoming our Prime Minister. So we are very proud and glad. भारत में साबरमती आश्रम और चंपारण गांधी जी की कर्म भूमि के रूप में विख्यात है। उसी तरह तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय अपने में इतिहास लिए समेटे है। इस पुस्तकालय में अश्वेतों के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी के बारे में अध्ययन करने आए थे। शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को ही तेलंगाना के रामागुंडम में RFCL संयंत्र का दौरा करेंगे और रामागुंडम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बेंगलुरु से अभिषेक सिंह, आयशा खानम और डिंडीगुल के कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट की प्रतिमा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अनावरण करेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार किसी शहर के संस्थापक की ये पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसे समृद्धि की मूर्ति कहा जाता है और बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक केम्पेगौड़ा के योगदान को मनाने के लिए बनाया गया है। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता आयशा खानम ने। अगली बार जब आपकी फ्लाइट बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो आपकी नजर जरूर इस विशाल मूर्ति पर पड़ेगी। यह है नाड प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति, 108 फीट ऊंची मूर्ति जो आज विश्व रिकॉर्ड है, जो विश्व भर में किसी भी शहर के संस्थापक को डेडिकेट की गई ये इस तरह की विशाल मूर्ति। केम्पेगौड़ा जो बेंगलोर के संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने बेंगलोर का एक सपना देखा था, एक शहर बसाने का सपना देखा था और अपनी नजर से देखा जाए तो उन्होंने शहर की जो प्लानिंग की थी तमाम योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वो आज भी शहर के कई कोनों में नजर आती है। ये मूर्ति जो पीतल की है करीब 220 टन भारी है और केम्पेगौड़ा के हाथ में जो तलवार है ये करीब 4 टन की तलवार है और इस मूर्ति को भी बनाने वाले शख्स वही हैं जो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जिन्होंने बनाई है, उन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। तो ये मूर्ति हमेशा याद दिलाएगी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के जरिए कि कैसे बेंगलोर एक समृद्धि और विकासशील शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक उसी विजन और उसी प्लानिंग को लेकर शहर के विकास की योजनाएं बनाते हैं और बेंगलोर के लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। केम्पेगौड़ा जिसे नाड प्रभु कहते हैं कर्नाटक के लोग, तो जिस ऊंचाई से ये मूर्ति एक संदेश भेजेगी पूरे विश्व में कि बेंगलोर शहर विकासशील और एक समृद्धि की ओर बढ़ता हुआ शहर है। तो जो फौलादी इरादे केम्पेगौड़ा रखते थे वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं फौलादी इरादों के साथ विकास की लहर पूरे दक्षिण भारत में और खासकर कर्नाटक और बेंगलोर शहर में ला रहे हैं और कर्नाटक के लोग
इस बात को लेकर काफी गर्व महसूस करते हैं कि आखिरकार केम्पेगौड़ा की ये मूर्ति बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर्षण का केंद्र बनेगी। कैमरामैन लोकनाथ के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन होगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने और खास बातचीत की दक्षिण पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर संजीव किशोर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे, जिसे चेन्नई और बेंगलोर मैसूर के बीच चलाया जाएगा। हमारे साथ है साउथ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर संजीव किशोर जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, इस रूट की बात करें, कितना डिमांड रहा है इस रूट पे, और साउथ इंडिया के अंदर शायद ये पहली वंदे भारत है। हाँ बिल्कुल, ये दिस इज द first Vande Bharat in South India, and there is a huge amount of excitement and positive sentiments around introduction of Vande Bharat between Mysore, Bangalore and Chennai. सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलोर को, और अगर टेक्निकल हब के रूप में देखें तो चेन्नई भी है। ऐसे में दोनों इन दो बड़े शहरों, दो बड़े राज्यों के बीच में, कैपिटल के बीच में जब ये ट्रेन चलेगी, सोशियो इकोनॉमी और क्या देखते, क्या फर्क आएगा इसके बन जाने के बाद, इसके चलने के बाद? मेरा मानना यह है कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो कि इंडिजिनस हो, वो एक गर्व की भावना लेके आता है, और उससे ये फायदा होता है कि लोग समझते हैं कि हम भी शायद और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, चाहे वो जिस भी स्फीयर में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो वो। तो ये एक तरह से एक व्हीकल बन जाता है लोगों के सपनों का, लोगों को गौरवान्वित फील कराता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें देखिए जो फीचर्स हैं सब इंडिजिनस हैं। ये वाई फ्रेम बोगी है, इसमें एयर स्प्रिंग है, और ये जो बड़ा सा डैम्पर आप देख रहे हैं, ये इसको यॉ डैम्पर कहते हैं। ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल डैम्पर है, ये यॉ डैम्पर है। ये इस गाड़ी को एक तरह से आप कह सकते हैं क्षमता देता है हायर स्पीड्स पे चलाने की, क्योंकि अगर हंटिंग की प्रवृत्ति होती है तो ये उसको डैम्पन करता है। इसी तरह इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, इसमें बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं। एक और जो कोशिश की जा रही है रेलवे की ओर से कि भारत गौरव यात्रा, हमने काफ़ी जगह देखा, काशी के लिए, अयोध्या के लिए, देश के अन्य भागों के लिए जो पिलग्रिमेज ट्रेन चलाई गई, अब यहाँ से भी उसकी शुरुआत की जा रही है। ये कितना बड़ा यहाँ के लोगों के लिए एक सौगात होगा, जो लोग काशी जाना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, खास तौर पे एक ऐसे पार्ट से जो कि भारत का एक छोर कह सकते हैं, बेंगलोर। ये न सिर्फ बेंगलोर बल्कि भारतीय रेल और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने मिल करके इसको स्वरूप दिया है आज। और ये न सिर्फ बेंगलोर बल्कि ये पूरे कर्नाटका को क्रिस क्रॉस करती हुई हुबली से होते हुए जाएगी। तो पूरे कर्नाटका भर में जो भी लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे वो उठाएंगे। करीब 5,500 किलोमीटर की यात्रा 8 दिन में पूरी होगी, और न सिर्फ काशी बल्कि अयोध्या और प्रयागराज भी कवर होंगे। तो जैसा आपने सुना संजीव किशोर जी को कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय रेल में बदलाव आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और खास तौर पे जिस तरीके से ये 5वीं वंदे भारत ट्रेन देख रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे, या फिर भारत गौरव ट्रेन की, जो कि यहाँ के श्रद्धालुओं को के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से इंजन बदला है, आप देख सकते हैं रफ्तार भी बदला है भारतीय रेल का, और आने वाले समय में ऐसे वंदे भारत ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन की कई सारी और भी जो खेप है वो देश के अन्य हिस्सों में आप चलते हुए देख सकेंगे। विक्की के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के कुलपति गुरप्रीत सिंह से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कुलपति महोदय गुरमीत सिंह जी, और कल प्रधानमंत्री कॉन्वोकेशन, जो 36 कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है, उसको संबोधित करेंगे, लोगों को, विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रखता है? सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, ये जो विश्वविद्यालय है गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये शुरू हुआ था गांधी जी के डायरेक्शन पर। हर तरफ लोगों ने इसमें आके स्टडी किया। उन्होंने बहुत मेहनत करके हर एरिया में यहाँ स्टडी करके, और विदेशों में भी गए और अच्छे अच्छे जॉब्स लिए। इस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, इसलिए। और फिर रूरल इंस्टीट्यूट होने से जो
एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, खेती बाड़ी की, उसमें भी सोसाइटी ने और यूनिवर्सिटी ने मिल के इसको बढ़ाया। ज़मीन की एनालिसिस की, धरती में क्या तरह का बीज होना चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र होने चाहिए, और रेगुलर गाइडेंस इन्होंने फार्मर्स को दिया, किसानों को। उससे इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई और जिसकी ज़रूरत थी वो फसलें यहाँ पर उगाई गई। और टोटल अगर आप देखें तो बड़ा बहुत अच्छा एक इसमें डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर सेंटर। आपने बताया सर कॉन्वोकेशन हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन कोविड के चलते 2 साल नहीं हुआ। उस मायने में सर प्रधानमंत्री का दौरा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रधानमंत्री का डिग्रियां लोगों को देंगे। मेरे समझ से 2300 से ऊपर आपने बताया कि 2300 से अधिक विद्यार्थियों को ये डिग्रियां प्रदान की जाएगी। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश को विश्व के पटल पर ला दिया है। अब हम जो भी कहते हैं पूरा विश्व में सुनता है। पूरे विश्व में अगर भारत की स्थिति नंबर 1 पे आई है तो ये प्रधानमंत्री के कारण है। हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। उनके माइंड में एक स्पार्क आएगा कि हमें जो डायरेक्शन दी गई है, हमें विश्व शांति और विश्व के तरक्की के लिए काम करना है, और हमारे यंग माइंड उस डायरेक्शन में काम करेंगे। नॉर्थ इंडियन होते हुए आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं साउथ इंडिया में आकर के, कितनी परेशानी या कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? मेरा बिलीफ है कि हमारा भारत एक देश है। हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारे को किस दिशा में कार्य करना है, और वो दिशा मेरे लिए है एक एजुकेशन को बढ़ावा देना, और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। ये थे गुरमीत सिंह जो कुलपति हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के, और इनका साफ मानना है कि कल जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा, और 36वां जो कॉन्वोकेशन होगा इस इंस्टीट्यूट का वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर होंगे विशेष सत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह इंडोनेशिया के दौरे पर बाली जाएंगे। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। G20 सम्मेलन में 3 कार्यकारी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल लेन देन शामिल है। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अन्य देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। भारत 1 दिसंबर से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। Prime Minister will be visiting Bali, Indonesia from November 14th to November 16th to attend the 17th G20 summit. 3 working sessions will be held as part of the G20 summit agenda, as you know. Food and energy security is one, health is the other, and finally digital transformation. ब्रिटेन की कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और हथियारों के सौदे में आरोपी बिचौलिए संजय भंडारी को झटका देते हुए उनकी अपीलों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि भारत नीरव मोदी के साथ साथ अन्य आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। कि ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने कल नीरव मोदी जी के एक्सट्रेडिशन के खिलाफ अपील को खारिज कर दी थी। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। तो थम गया है हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार। पिछले कुछ हफ्तों में इस पहाड़ी राज्य में चुनावी पारा लगातार बढ़ता दिखता रहा। 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता पूरे दमखम से प्रचार अभियान में जुटे रहे। आइए देखते हैं कैसा रहा प्रचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन महीने भर से चल रहे चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार को थम गया। प्रदेश के 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन भी धुआंधार रैलियां की।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की फतेहपुर, घुमारवी और झंडूता में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं की। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 जनसभाओं के जरिए पार्टी के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने 16 विधानसभा क्षेत्र और पानवटा साहिब में जनसभाओं के जरिए पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी ने भी हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार रैलियां की। गुरुवार को उन्होंने बंजार, बाल, धनौटू और गगरेट में पार्टी के पक्ष में जन समर्थन जुटाए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर के ज्वालड़ा, मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहरी और फिर करसोग के बरल में जनसभा के जरिए पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने शिमला जिला के रोडू विधानसभा क्षेत्र के पुजारली में एक जनसभा कर पार्टी के लिए वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कांगड़ा जिले के विधानसभा दोहरा और फिर हमीरपुर जिला के नादौन में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। गुरुवार को उन्होंने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के सतौन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के जरिए कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं से वोट मांगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने शाहपुर, बैजनाथ, कुल्लू और दरंग विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगे। उल्लेखनीय है कि राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात में भी चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है। बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कुल 182 सीटों में से 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने योद्धाओं की बहुप्रतीक्षित सूची गुरुवार को जारी कर दी। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची में 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा की पहली सूची में पार्टी ने अनुसूचित जाति के 13, अनुसूचित जनजाति के 24 और 14 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात में 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिए हैं, जबकि 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। आज कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69। पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। बड़ी बात यह है कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। वहीं हार्दिक पटेल विरमगाम सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे। राजकोट पश्चिम से विजय रूपाणी चुनाव लड़ते थे, उनकी जगह डॉक्टर दर्शिता शाह को टिकट मिला है। मोरबी से मौजूदा विधायक का टिकट इस बार काट दिया गया है। हादसे के वक्त लोगों की जान बचाने वाले पूर्व विधायक कांति लाल भाई पर इस बार बीजेपी ने दांव लगाते हुए उन्हें यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा गांधीधाम से मालती बहन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 182 में से 160 नामों का ऐलान किया है। इनमें से 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवारों के हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पहली सूची में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पार्टी की पहली सूची में मोरबी हादसे का भी असर दिखा। मोरबी से मौजूदा विधायक ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटा गया है। कांग्रेस से भाजपा में आए हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिला है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को जामनगर नॉर्थ से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 प्रत्याशियों को इस बार पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा है। भाजपा की पहली सूची में 14 महिलाओं के नाम शामिल है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में
2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को कराई जाएगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला ओडिशा दौरा है। भुवनेश्वर स्थित राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने इच्छा जताई कि भारत को और अधिक समृद्ध बनाने का अभियान ओडिशा से शुरू हो। राज्य गुड़िकर विकास रे ही समग्र भारतर विकास निहित। समृद्ध भारत को सुसमृद्ध करिवार अभियान ओडिशारू आरंभ हो, यह मोर आंतरिक इच्छा। गुजरात की मशहूर लोक गायिका बन चुकी गीता रबारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दिए गए प्रोत्साहन को अपनी सफलता का श्रेय देती हैं। बचपन में प्रधानमंत्री ने उन्हें इनाम में 250 रुपए दिए थे और अभ्यास करते रहने को कहा था, और आज भी उस दिन को गीता अपना सौभाग्य मानती हैं। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। गुजरात में होने वाले रणोत्सव ने कच्छ की तस्वीर बदल दी और ये बात जग जाहिर है, लेकिन इसी रणोत्सव ने एक बच्ची की तकदीर भी बदल दी। ये शायद कुछ ही लोग जानते होंगे। वो स्कूल की बच्ची जो रणोत्सव में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक गीत प्रस्तुत कर रही थी, आज कच्छ की कोयल के नाम से मशहूर है। और यही है गुजरात की लोक गायिका गीता रबारी, जिन्होंने आज लोक गीत संगीत के क्षेत्र में एक बड़ा मकाम हासिल किया है। जब मैं 8-9 साल की थी तब साहिब श्री जब गुजरात में थे मोदी साहब जी, तब रणोत्सव में मैं स्कूल में से हम सब प्रवास के लिए गए थे, तो साहिब के सामने मुझे परफॉर्म करना मिला। सारे बच्चों को मिला था, उसमें से मैं भी एक थी। तो तब सर जी ने मुझे 250 रुपये दिए थे और मेरे जो टीचर थे उनको बोला कि ये बच्ची अच्छा गा रही है, आप इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देना और हर रोज इसको आप स्कूल में परफॉर्म करने के लिए बोलना, ताकि इनको भी आगे बढ़ना है तो मौका मिले। कच्छ जिले के अंजार के पास स्थित एक गांव की रहने वाली गीता के लिए ये मकाम सपने से भी परे था, लेकिन आज वो देश के अनेक हिस्सों में अपनी गायकी की वजह से अपनी पहचान बना चुकी हैं और इसके अलावा विदेशों में भी उनके कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। धीरे धीरे मैंने अपना करियर इसमें ही शुरू किया। 2016 में मेरा एक एल्बम आया था रोना शर्मा, जो कि गुजरात का बहुत सुपरहिट रहा है। जो इतने सालों में जितने भी गाने आए उसमें से ये पहला गाना है जो इस गाने को इतना व्यू मिला है, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है। जुलाई 2019 में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात ने गीता को गर्व से भर दिया। गीता आश्चर्य से बताती हैं कि पीएम मोदी को ये बात याद थी कि बचपन में उन्होंने रणोत्सव में उनके सामने गीत प्रस्तुत किया था। जब हम दिल्ली पार्लियामेंट में पहुंचे तो उनको याद आया कि ये वही बच्ची है, तो उन्होंने मुझे बोला कि गीता तो बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि तब मैं छोटी थी, अब मैं हाइट में थोड़ी बड़ी हो गई हूँ। तो फिर वो मुझे बहुत प्राउड हुआ, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनको सालों पहले जब मैं छोटी थी तब से भी अभी मैं सामने आई तो उनको याद है कि यही बच्ची है जो छोटी थी तब मेरे सामने आई थी। तो बहुत गौरव होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने सतत बिजी रहते हैं, देश की चिंता करते हैं, फिर भी उनको सालों तक के सब छोटी छोटी चीज़ें उनको याद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। गीता ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाना भी लिखा और उन्हें गाकर भी सुनाया। कच्छ के छोटे से गांव से आज मशहूर लोक गायिका बनने तक के सफर का श्रेय गीता अपने परिवार और प्रधानमंत्री के उस प्रोत्साहन को देती हैं, जिसने उन्हें बचपन में ही कुछ बड़ा करने के आत्मविश्वास से भर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।